नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। बिहार में नीतीश कैबिनेट के विस्तार की तैयारी, कुछ नए चेहरे होंगे शामिल। राजस्व विभाग के मंत्री दिलीप जायसवाल ने दिया इस्तीफा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज बागेश्वर धाम में विवाह सम्मेलन में शामिल होंगी। सामूहिक विवाह में टूटेगी सामाजिक कुरीति। महाशिवरात्रि पर महाकुंभ में श्रद्धालुओं का स्नान करने का आंकड़ा 65.5 करोड़ के पार। महाशिवरात्रि पर काशी, उज्जैन समेत देश के सभी मंदिरों में उमड़े श्रद्धालु। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज करेंगे पहली आधिकारिक कैबिनेट बैठक। सरकारी दक्षता विभाग प्रमुख एलन मस्क भी बैठक में होंगे शामिल। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में इंग्लैंड और अफगानिस्तान के बीच करो या मरो का मुकाबला आज हारने वाली टीम सेमीफाइनल की रेस से होगी बाहर। और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि बिहार में आज नीतीश कुमार की कैबिनेट का विस्तार होगा। शाम 4 बजे इस कैबिनेट का विस्तार किया जाएगा। वहीं भाजपा जेडीयू के कुछ नए चेहरे इसमें शामिल हो सकते हैं। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे। राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल ने इस्तीफा दिया। तो बड़ी खबर बिहार से साफ तौर पर सामने आई है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, बिहार में आज नीतीश कुमार की कैबिनेट का विस्तार हो सकता है और शाम 4 बजे यह कैबिनेट का विस्तार होगा। तमाम बड़े बदलावों की तस्वीर आज शाम 4 बजे के बाद धीरे धीरे करके साफ होती नजर आएगी। चुनाव से पहले एक बड़ा बदलाव साफ तौर पर इसे देखा जा रहा है। बिहार की राजनीति में इस वक्त की बड़ी खबर, भाजपा जेडीयू के कुछ नए चेहरे भी इसमें शामिल हो सकते हैं। तो क्या कुछ नया होगा, क्या कुछ बड़े बदलाव नजर आएंगे? बिहार की राजनीति में सियासी तपिश जो है वो वहां पर बढ़ चुकी है और साफ तौर पर शाम 4 बजे का इंतजार करना होगा, क्योंकि कैबिनेट के विस्तार से ही वहां बड़े बदलाव की बड़ी तस्वीर साफ तौर पर नजर आएगी। तमाम मुख्य मुद्दे जो अब की बार बिहार की राजनीति में नजर आ रहे हैं और साफ तौर पर बिहार के इस चुनाव में बहुत बड़ी अपनी दावेदारी भी आने वाले समय में पेश करते हुए नजर आएंगे। तो ऐसे में भाजपा जेडीयू के कुछ नए चेहरे इसमें शामिल होंगे और जिनसे साफ तौर पर एक बड़ी उम्मीदें की जाएंगी। बड़ा भार उनके ऊपर होगा, बड़ी जिम्मेदारियां उनके ऊपर होंगी कि कैसे बिहार में जो आने वाले समय में जो सत्ता है उसको कैसे काबिज किया जाए और क्या कुछ प्रमुख एजेंडा इसमें रह सकता है, क्या कुछ प्रमुख बिंदु इसमें रह सकते हैं। इस पर भी ज्यादा जानकारी लगातार निकलकर सामने आएगी। और बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में राज्य में राजनीतिक ताना बाना बुनना शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर राहुल गांधी तक इस महीने बिहार आ चुके हैं। आज शाम 4 बजे कैबिनेट का विस्तार होगा। बिहार में कैबिनेट विस्तार को लेकर एक बार फिर सुगबुगाहट शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री की सहमति मिली तो 28 फरवरी से शुरू हो रहे बिहार विधानमंडल सत्र से पहले ही राज्य कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। ऐसे में अगर मंत्रिमंडल का विस्तार होना है तो इस पर फैसला आज या कल में हो सकता है। ऐसी चर्चा है कि नए कैबिनेट में भाजपा कोटे से 3-4 और जदयू कोटे से 2-3 नए मंत्री शामिल हो सकते हैं। वर्तमान के कुछ मंत्रियों को हटाया भी जा सकता है। कुछ के विभाग बदलने की भी सूचना है। बताया जा रहा है कि मंगलवार को भाजपा कोर कमेटी की बैठक में भी कई संभावित मंत्रियों के नाम पर चर्चा की गई। बिहार विधानसभा की संख्या के हिसाब से बिहार कैबिनेट में 36 मंत्री हो सकते हैं। वर्तमान में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या 30 ही है। ऐसे में 6 नए मंत्री बनाए जा सकते हैं। वर्तमान में भाजपा के 2 उप मुख्यमंत्रियों सम्राट चौधरी एवं विजय सिन्हा के साथ 15 मंत्री हैं। जदयू की ओर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ 13 मंत्री हैं। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यानी हम को एक पद मिला है। हम प्रमुख संतोष मांझी स्वयं 2 विभाग के मंत्री हैं। वर्तमान कैबिनेट में एक निर्दलीय विधायक सुमित कुमार सिंह को भी मंत्रिमंडल में जगह मिली है। नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में कई ऐसे मंत्री हैं जिनके पास 2 विभाग हैं। ऐसे में उनसे एक विभाग लिया जा सकता है। सत्ता गलियारे से आ रही सूचना के अनुसार बिहार में आयोग, बोर्ड एवं निगम में लंबे अरसे से मनोनयन की प्रक्रिया लंबित है। इसकी भी अधिसूचना शीघ्र होने की संभावना है।
पटना से मधुरेश नारायण की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो आज शाम 4 बजे बड़ा ऐलान हो सकता है। ऐसे में क्या दिशा और दशा होने वाली है बिहार की, आइए इसी को समझते हैं। पटना से मधुरेश नारायण हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मधुरेश, सबसे पहला सवाल तो यही है कि साफ तौर पर आज बड़े बदलाव की बड़ी तस्वीर शाम को पेश होगी। क्या कुछ दिशा निर्देश इसके लिए आगे के नजर आ रहे हैं और साफ तौर पर क्या कुछ बड़े बदलाव की तस्वीर आने वाले समय में बिहार चुनाव में देखने को मिल सकती है बिहार की राजनीति में? हाँ, निश्चित रूप से देखिए, पहले यहाँ 30 मंत्री थे और 36 मंत्री तक बनाए जा सकते थे। तो ऐसा समझा जा रहा था कि जैसे ही विधानसभा चुनाव नजदीक आएगी तो जो 6 खाली सीट है उस पर मंत्री बनाए जाएंगे और इसमें जो ध्यान रखा जाएगा वो बिल्कुल इस बात का रखा जाएगा कि किस तरीके से मंत्रियों का ताना बाना बुना जाए कि आने वाले विधानसभा चुनाव में उसका फायदा मिले। इसके साथ ही जो बोर्ड और आयोग की खाली सीटें हैं उस पर भी मनोनयन जो है, उस पर भी जो रिक्त पद है उस पर किसी की नियुक्ति की जा सकती है। इसका भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। हालांकि जो बड़ी खबर है वो ये है कि अभी आज शाम 4 बजे कैबिनेट का विस्तार हो सकता है और मैं अभी राजभवन के बाहर ही खड़ा हूँ। यहाँ से जो जानकारी मिली है उसके अनुसार अभी से थोड़ी देर में राजभवन कोई पत्र आ सकता है, कोई सूचना मिल सकती है, जिसके बाद जो कार्यक्रम शाम 4 बजे का है उसकी घोषणा की जाएगी। हालांकि अभी राजभवन में ये सूचना नहीं दी गई है, लेकिन अभी से थोड़ी देर पहले उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी अभी नीतीश कुमार से मिलने के लिए पहुंचे थे, जिसके बाद इस बात पे मोहर लग गई कि आज शाम कोई गतिविधि हो सकती है। जी बिल्कुल। दिलीप जायसवाल ने जिस तरह से इस्तीफा दिया है, मधुरेश समझना चाहेंगे क्या इसके पीछे की वजह बताई जा रही है और साफ तौर पर क्या आने वाले समय में बड़ी जिम्मेदारी भी मिल सकती है? क्या कुछ अभी तक नजर आ रहा है, इनपुट्स क्या है इसको लेकर? देखिए, दिलीप जायसवाल अभी भी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, चुनाव आने वाले हैं और वो इसके साथ में भू एवं राजस्व विभाग के मंत्री हैं। तो चुनाव आने वाले हैं, ऐसे में विभाग को देखना और संगठन के काम को देखना, चुनाव प्रचार और अन्य गतिविधियों को देखना जरा मुश्किल हो रहा था। इसके लिए ही शायद दिलीप जायसवाल ने इस्तीफा दिया है और वो निश्चित रूप से जो प्रदेश अध्यक्ष के पद पर हैं वो बने हुए हैं और वो आगे की जिम्मेदारी भी संभालें। तो ऐसे में मधुरेश, चुनाव से पहले अगर हम देखें तो अभी से सियासी जो जमीन है उसको साफ तौर पर और ज्यादा मजबूती के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में आज जो शाम 4 बजे के बाद जो बड़े बदलावों की बड़ी तस्वीर पेश होगी तो उससे बिहार की राजनीति में कितना बड़ा इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा? निश्चित रूप से जो भी मंत्री बनाए जाएंगे, कल यहाँ बीजेपी की बैठक हुई थी, इसमें कुछ मंत्रियों के नाम जो संभावित मंत्री बनाए जा सकते हैं उनके नाम की भी चर्चा हुई थी, लेकिन अभी पुख्ते तौर पर किसी का नाम कहा जाना संभव नहीं है। लेकिन ये बात साफ है कि जिन किसी को भी मंत्री पद दिया जाएगा उसमें इस बात का जरूर ख्याल रखा जाएगा कि किस तरीके से जो जाति समीकरण है उसको साधा जाए, किस तरीके से जो विधानसभा चुनाव है उसमें किस तरीके से इसका बेनिफिट लिया जाए। ऐसे में मधुरेश, कुछ नए चेहरे भी इसमें शामिल हो सकते हैं, किस तरह की जिम्मेदारियां उनके ऊपर आ सकती हैं? क्या अभी तक कोई संभावित नाम सामने आया है? क्या आखिर वो नए चेहरे कौन हो सकते हैं? देखिए, अभी तक नामों की ऐसी तो एक लिस्ट चल रही है, लेकिन वो अभी पुख्ते तौर पे कहा नहीं जा सकता है कि किनको मंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन जो अभी तक जो बातें सामने आ रही हैं, कई ऐसे मंत्री हैं जिनके पास 2 से 3 विभाग है, तो उनसे एक विभाग लेकर के ये 6 मंत्री बनाए जा सकते हैं, इसकी पूरी संभावना है। और जो मंत्री बनाए जाने वाले हैं उसमें मैं, जैसा कि पहले भी मैंने कहा था, उसमें बिल्कुल ये ध्यान रखा जा रहा है कि इसका जो फायदा है आने वाले चुनाव में एनडीए को मिले। भाजपा और जेडीयू में क्या कोई फॉर्मूला तय हुआ है? क्योंकि अब की बार जैसा कि हम देख रहे हैं, क्योंकि जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, क्योंकि बिहार का जो चुनाव है वो सामने है और ऐसे में जब ये मंत्रिमंडल में जो विस्तारीकरण उसका होगा, एक बड़े बदलावों की तस्वीर पेश की जाएगी तो उससे बिहार की राजनीति साफ तौर पर बहुत ज्यादा प्रभावित होगी। तो क्या कोई फॉर्मूला इसको लेकर तय हुआ है बीजेपी और जेडीयू में? और देखिए, ऐसे मंत्री परिषद के विस्तार को लेकर के कोई फॉर्मूला अभी तक तो सामने नहीं आ रहा है और अंदर से भी ऐसी कोई खबर अभी नहीं आई है कि मंत्रिमंडल में जो विस्तार हो रहा है, 6 पद जो है वो किस तरीके से बांटे जाएंगे। लेकिन हालांकि जो अभी तक की जो सिचुएशन है उसमें जो मुख्यमंत्री पद है वो नीतीश कुमार के पास है ही। जब बीजेपी से कई मंत्री बनाए जा चुके ऑलरेडी हैं ही। जीतन राम मांझी की पार्टी हम के जो प्रमुख हैं, जो जीतन राम मांझी के बेटे भी हैं संतोष कुमार, वो भी मंत्री पद पर हैं और उनके पास 2 विभाग है। एक निर्दलीय सुमित कुमार को भी मंत्री पद दिया गया है। तो ऐसे में जो संभावित हो सकता है वो जदयू के कुछ 1 से 2 जो विधायक हैं उनको मंत्री बनाया जा सकता है और लगभग
2 से 3 जो पद है वो आप कह सकते हैं कि भाजपा को दिया जा सकता है। ठीक है मधुरेश, आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच अपने दर्शकों को दिलीप जायसवाल ने इस्तीफे के बाद क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। मैं आज राजस्व मंत्री के पद से इस्तीफा दे रहा हूं। मंत्रिमंडल का जो ये विस्तार है वो मुख्यमंत्री महोदय का विशेष क्षेत्राधिकार होता है और वहीं से पता चलेगा। तो दिलीप जायसवाल को आपने सुना। मधुरेश, साफ तौर पर दिलीप जायसवाल ने जो बातें कही है वो आने वाले समय के लिए एक बड़ा अंदेशा भी साफ तौर पर दिखा रही हैं और बिहार की राजनीति को इस दिशा से उस दिशा भी लेकर जा रही है। तो ऐसे में बड़ी जिम्मेदारियां क्या उनको मिल सकती हैं? और अब की बार जो उन्होंने इस्तीफा दिया है वो साफ तौर पर हम देख सकते हैं कि उससे बिहार की राजनीति में एक अलग मापदंड देखने को मिलेगा। क्या कुछ कहना है इस पर आपका? हाँ, निश्चित रूप से देखिए, दिलीप जायसवाल बहुत एक्टिव लीडर हैं और उनके पास में अभी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी है और वो लगातार कार्यकर्ताओं से संवाद कर भी रहे हैं। कई जिलों में कार्यकर्ता, एनडीए की कार्यकर्ता संवाद की यात्रा चल रही है और वो लगातार लोगों से मिल रहे हैं। ऐसे में जो संगठन को मजबूत करने की जो कवायद है, इसकी पूरी जिम्मेदारी उनके ऊपर में है। और निश्चित रूप से अब जो चूंकि चुनाव पास आ चुके हैं और जो तैयारियां हैं वो विपक्ष की तरफ से भी शुरू कर दी गई है। एनडीए ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा अभी 1-2 दिन पहले खत्म हुई। इसके अलावा नरेंद्र मोदी भी इस महीने का भी बिहार आगमन हुआ था। राहुल गांधी भी आ चुके हैं। तो पूरी जो राजनीतिक गर्माहट है वो बिहार में देखने को मिल रही है। ऐसे में दिलीप जायसवाल के लिए निश्चित रूप से मुश्किल हो रहा था कि वो विभाग के काम को भी देखें और संगठन के काम को भी देखें। तो अब निश्चित रूप से जो संगठन के रूप में काम करने की जो जरूरत है वो दिलीप जायसवाल करेंगे। उनके ऊपर अब संगठन को निश्चित रूप से बूथ लेवल तक मजबूत करने की जिम्मेदारी है। वो उस काम को अपना आगे बढ़ाएंगे और इसका निश्चित रूप से आने वाले चुनाव में असर दिखने को मिलेगा। बिल्कुल। मधुरेश, क्या विभागों को लेकर भी कोई बात अब तक सामने आ पाई है? कुछ इनपुट मिल पाए हैं कि क्या विभाग किसको जा सकता है? जैसे कुछ नए चेहरे भी शामिल हो सकते हैं, तो कुछ अनुमानित अगर आंकड़े अगर आप पेश करें कि किस तरह से जो विभागों का बंटवारा है उसकी रूपरेखा आपकी बार क्या हो सकती है? देखिए, टोटल 6 मंत्री पद हैं। इसमें से कहा जा रहा है कि 2 से 3 जो पद होंगे वो जदयू के पास रहेंगे और 2 से 3 पद जो होंगे वो बीजेपी के पास में रहेंगे। इसमें अन्य जो पार्टियां हैं उनके भी नामों की चर्चा नहीं चल रही है। हालांकि एक अलग थ्योरी भी आ रही है जिसमें लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास यानी चिराग पासवान की जो पार्टी है उसको भी मंत्रिमंडल में एक सीट देने की बात कही जा रही है। हालांकि अभी जो पूरा समीकरण है वो इतना बिखरा हुआ है कि इसको पुख्ते तौर पे कहा जाना अभी संभव नहीं। चलिए मधुरेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन आप नजर बनाकर रखिए, शाम के 4 बजे जब ये बैठक होगी और उसके बाद जब विस्तारीकरण होगा तो उस पर विस्तार से चर्चा भी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका। तो बिहार की राजनीति में आज की शाम बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां से बिहार की जो राजनीति है उसकी दिशा और दशा दोनों बदलती हुई नजर आएगी। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कुछ और भी अन्य खबरें हैं, ब्रेक के उस पार लौटेंगे तो उन खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। जल्द हाजिर होते हैं। Keeping our earth green forever is in our hands only. That's why I prefer CBG for my car. CBG is compressed biogas made from waste materials. It is a highly efficient renewable resource that has reduced carbon emission rates. Less carbon emission means lesser harmful impact on the planet. Use CBG. It is cleaner, greener and safer. मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। आपकी रसोई का दिल एलपीजी गैस स्टोव है। मेरा ISI और BIS प्रमाणित LPG स्टोव मेरे पसंदीदा भोजन को पकाने के लिए आवश्यक हीट का सोर्स है। मैं सुरक्षित रूप से और खुशी से खाना पकाने का आनंद ले सकती हूँ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित बागेश्वर धाम का दौरा करेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बागेश्वर धाम पहुंचकर सामूहिक विवाह समारोह में शामिल होंगी और नव दंपति को आशीर्वाद प्रदान करेंगी।
ये आयोजन प्रसिद्ध कथावाचक एवं बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के नेतृत्व में श्री बागेश्वर जनसेवा समिति ने छतरपुर जिला मुख्यालय से करीब 23 किलोमीटर दूर गढ़ा गांव में किया जा रहा है। कार्यक्रम में राज्यपाल मंगू भाई पटेल, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के अलावा क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग, रॉबिन उथप्पा और आरपी सिंह भी आएंगे। गायक सोनू निगम, अभिनेता पुनीत वशिष्ठ और पहलवान द ग्रेट खली भी समारोह में शामिल होंगे। और आइए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं दिव्य भव्य महाकुंभ की। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में महाशिवरात्रि पर महास्नान जारी है। महाकुंभ में पवित्र स्नान करने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा आज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 65 करोड़ के पार पहुंच गया है। अब तक 65.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने संगम में स्नान कर लिया है। महाशिवरात्रि पर्व स्नान के साथ ही 45 दिनों तक चले महाकुंभ का समापन हो जाएगा। आज शिवरात्रि पर 3 करोड़ श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है, यानी कुल आंकड़ा 66 से 67 करोड़ तक पहुंच जाएगा। संगम में डुबकी लगाने वालों की ये संख्या 193 देशों की जनसंख्या से ज्यादा है। सिर्फ भारत और चीन की आबादी महाकुंभ आए श्रद्धालुओं से ज्यादा है। योगी सरकार ने दावा किया है कि दुनिया में हिंदुओं की आधी आबादी के बराबर लोग यहां आए हैं। महाकुंभ में आखिरी स्नान को देखते हुए प्रयागराज शहर में 25 फरवरी की शाम से वाहनों की नो एंट्री कर दी गई है। मेले के अंदर भी वाहन नहीं चल रहे हैं। रात से ही संगम जाने वाले रास्तों पर भारी भीड़ है। संगम घाट पर स्नान के बाद श्रद्धालुओं से घाट खाली कराए जा रहे हैं ताकि वहां भीड़ न उमड़े। और महाकुंभ के अंतिम स्नान पर्व महाशिवरात्रि को लेकर प्रदेश की ओर से महा तैयारी की जा रही है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पर्व को लेकर लगातार नजर बनाए हुए हैं। योगी गोरखनाथ मंदिर स्थित कंट्रोल रूम से प्रयागराज में चल रहे महाशिवरात्रि के पुण्य स्नान की मॉनिटरिंग करते हुए नजर आए। महाशिवरात्रि के दिन गंगा स्नान, शिवलिंग पर जलाभिषेक और विशेष पूजन अर्चन के लिए सभी प्रमुख मंदिरों में व्यवस्थाएं दुरुस्त की गई हैं। मंदिर परिसरों में बैरिकेडिंग, पुलिस बल की तैनाती और प्रशासनिक अधिकारियों की सतर्क निगरानी सुनिश्चित की गई है। और वहीं प्रयागराज के त्रिवेणी संगम पर महाकुंभ के अंतिम स्नान में भाग लेने वाले श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा की जा रही है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाशिवरात्रि पर महाकुंभ में श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा की तस्वीरें साझा करते हुए शुभकामनाएं दी हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और कहा कि यह हमारी आध्यात्मिक चेतना का वंदन है, आस्था, समरसता, एकात्मता का स्पंदन है, सनातन की सर्वसमावेशिता का अभिनंदन है। हर हर महादेव। और महाकुंभ की भव्यता और दिव्यता की हर ओर चर्चा हो रही है, लेकिन इस आयोजन की सफलता के पीछे स्वच्छता कर्मियों का महत्वपूर्ण योगदान है। और इसी अथक परिश्रम को सम्मानित करने के लिए पंचतत्व संस्था ने विशेष कार्यक्रम आयोजित किया। संस्था की संस्थापक और वाटर वुमेन के नाम से प्रसिद्ध समाज सेविका शिप्रा पाठक ने 1500 से अधिक स्वच्छता मित्रों को सम्मानित किया और उन्होंने कहा कि स्वच्छता कर्मियों की मेहनत से ही महाकुंभ का आयोजन भव्य और दिव्य बन सका है। उन्होंने इन कर्मियों की सेवा भावना की सराहना की और उन्हें समाज के असली नायक बताया। सोमवार को महाकुंभ नगर में विश्व कीर्तिमान रचने का प्रयास किया गया हमारे स्वच्छाग्रहियों द्वारा, स्वच्छता प्रहरियों द्वारा। तो सोमवार को ही इनका सम्मान किया गया पंचतत्व संस्था द्वारा, एक गैर सरकारी संगठन, समाज सेवी संगठन जो कि नदी कार्यों के लिए संरक्षण के लिए समर्पित है, पर्यावरण के संरक्षण के लिए समर्पित है। और पंचतत्व संस्था की संस्थापक हमारे साथ हैं शिप्रा पाठक जी, जो कि एक प्रतिबद्ध व्यक्तित्व है नदी संरक्षण के लिए, जिन्होंने सरयू से लेकर हिंद महासागर तक की यात्रा की है, पदयात्रा की है, राम वनगमन क्षेत्र के उन क्षेत्रों से गुजरी हैं जहां से उन्हें वनवास हुआ था। आप बहुत बहुत साधुवाद इसलिए कि उन स्वच्छाग्रहियों का आपने सम्मान किया। नर्मदे हर कुंभ की धरा से आप सभी देशवासियों को प्रणाम भेजती हूं। जैसा कि आपने कहा कि सुबह में उनका एक गिनीज बुक में नाम लिखने के लिए एक साथ वो एक जगह एकत्रित थे
ये संदेश देने के लिए कि एक साथ कुंभ में 16,000 स्वच्छता कर्मचारी जो हैं वो सफाई कर रहे हैं। ये तो एक दिन था जब गिनीज बुक में उनका नाम आ गया, पर ऐसे कितने रिकॉर्ड हैं जो हमारे सामने नहीं आए हैं। पर स्वच्छता कर्मचारी अगर किसी भी उत्सव में, किसी भी आयोजन में, कुंभ में, कहीं से भी आप एक दिन के लिए हटाकर देखिए, आपको समझ में आ जाएगा उनका महत्व क्या है, उनका स्थान क्या है। पिछली बार हमने इसी कुंभ में देखा था, 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनके पांव पखारे थे, एक संदेश देने की कोशिश, समत्व की, ममत्व की, और साथ ही साथ उनको सम्मानजनक उनके कार्य को सामाजिक रूप से स्थापित कर देंगे। हम बहुत भाग्यवान हैं कि हमारा भारत जिस दिशा में चल रहा है, विकास की, धर्म की, राजनीति की, अर्थ की, उसका नेतृत्व भारत में एक ऐसा व्यक्तित्व कर रहा है जो बहुत आध्यात्मिक है, आदरणीय मोदी जी, और उत्तर प्रदेश में एक ऐसा व्यक्तित्व कर रहा है जो मुख्यमंत्री होने के साथ साथ एक योगी और साधक भी हैं। ऐसा समन्वय भारत को मेरी अपने स्मरण में नहीं मिला है, और अगर राजा ऐसा कार्य करेगा तो प्रजा को भी उससे कहीं ना कहीं प्रेरणा लेनी चाहिए। लेकिन अगर आपने जो आज ये जिक्र निकाला आदरणीय मोदी जी का, हम उनकी भव्यता देखते हैं, हम उनका एक प्रताप देखते हैं। अरे मोदी जी ऐसे, मोदी जी विश्व में जा रहे हैं, मोदी जी ये कर रहे हैं। मोदी जी के उसके पीछे का रहन सहन क्या है, आचरण क्या है, वो संकेत क्या दे रहे हैं। वो मोदी जी इसलिए बने क्योंकि उन्होंने अंतिम व्यक्ति के बारे में भी सोचा। जो अंतिम पंक्ति का व्यक्ति खड़ा है वो कहीं परेशान तो नहीं है, ये योगी जी मोदी जी सोच रहे हैं। इसीलिए योगी जी मोदी जी उस स्थान पर ईश्वर द्वारा बैठा ले गए हैं। निश्चित तौर से देख सकते हैं कि अगर इस महाकुंभ को दिव्य और भव्य स्वरूप दिया गया है तो उसमें सबसे बड़ा पुरुषार्थ स्वच्छाग्रहियों का रहा है, स्वच्छता प्रहरियों का रहा है। गांधी जी ने सत्याग्रह का आह्वान करके देश को आज़ाद कराया, तो स्वच्छाग्रह का आह्वान करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्यवहार परिवर्तन तो किया ही, समाज में व्यावहारिक बदलाव तो लाया ही, साथ ही साथ इस व्यवहारिक बदलाव का सकारात्मक परिणाम दिखता है दिव्य, भव्य, डिजिटल और डिवाइन महाकुंभ, जहां पर स्वच्छाग्रहियों ने विश्व कीर्तिमान बनाने का प्रयास किया और जिसकी औपचारिक घोषणा 27 फरवरी को होगी। कैमरा पर्सन रमाकांत के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज, महाकुंभ नगर, प्रयागराज। और वहीं आज महाशिवरात्रि के अवसर पर देश भर के मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भीड़ उमड़ना शुरू हो चुकी है। 4 अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। श्रद्धालु भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए मंदिरों में हैं। महाशिवरात्रि का ये पर्व हर साल फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी के दिन मनाया जाता है। उज्जैन स्थित ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर में इस अवसर पर भगवान शिव की विशेष भस्म आरती की गई। झारखंड स्थित मनोकामना लिंग वैद्यनाथ धाम में भी सुबह से ही भक्तों की भीड़ उमड़ना शुरू हो चुकी है। महाशिवरात्रि के अवसर पर वाराणसी स्थित ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ मंदिर में मंगला आरती की गई। महाराष्ट्र स्थित त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में भी सुबह से भक्तों का तांता लगना शुरू हो चुका है। वहीं अमृतसर के शिव मंदिरों में भी सुबह से श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा रही है। तो आइए जानते हैं कि क्या कुछ चल रहा है और किस तरह से आस्था के इस पावन पर्व पर जो भक्त हैं वो कैसे इसमें सराबोर नजर आ रहे हैं। सीधे नासिक का रुख करते हैं। नासिक के त्र्यंबकेश्वर मंदिर से योगेश कुमार शीतल हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, और हरिकेश हमारे साथ वाराणसी से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले योगेश आप ही का रुख करूंगा। योगेश, किस तरह की हलचल वहां पर नजर आ रही है, क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, और अब की बार कितनी बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो मंदिर में पहुंच रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं? देखिए और 2 बड़े कदम जो है वो नासिक त्र्यंबकेश्वर ट्रस्ट है उनकी तरफ से लिया गया है। सबसे पहला ये कि वीआईपी जो दर्शन होता है उसको आज पूरी तरीके से बंद रखा गया है। दूसरा कि जो मंदिर 5:30 बजे अमूमन खुलती थी उसको आज सुबह 4 बजे से खोलना शुरू किया गया है, क्योंकि देर रात से ही जो लोग हैं वो कतार में लगे हुए थे। इसके अलावा लोगों की चूंकि लाखों लाख की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पे आ रहे हैं, महाराष्ट्र नहीं अलग अलग राज्यों से आ रहे हैं, तो उनके लिए जो है पानी की व्यवस्था या नाश्ता की व्यवस्था, एम्बुलेंस की व्यवस्था एहतियात के तौर पर वो भी की गई है। कई श्रद्धालु हैं, उनसे बात करेंगे। कहाँ से आए हैं आप? मुंबई से, थाने से आए हैं। कब आए, कितने लोग आए यहाँ पे? हम लोग तकरीबन कल रात को आए थे और सुबह से 3 बजे से हम लोग लाइन में खड़े, तो अभी जाके दर्शन हो रहा है। हर हर महादेव।
कुछ महिलाएं हम चाहेंगे उनसे बात करें। कहाँ से आई हैं आप? जम्मू से आए हैं। जम्मू से आए हैं? हाँ, 33 साल हो गए लगातार आते हुए। अब हर साल आती हैं? हर साल आते हैं शिवरात्रि। हाँ, सब परिवार आए हैं? नहीं, ये मेरे हस्बैंड आए हैं। परिवार भी आते हैं। आप बताइए कितनी देर से इंतजार कर रहे थे आप? सुबह 3:40 शुरू हुए थे। 3:40 से लेके अभी। आप सिर्फ दर्शन के लिए यहाँ पे आए? हाँ, दर्शन के लिए आए हैं। हर साल आते हैं? हर साल आते हैं। ये जम्मू से आए थे, आप कहाँ से आए? वैजापुर। वैजापुर कहाँ पे? संभाजीनगर। छत्रपति संभाजी नगर से आई है। तो कुल मिलाकर जो है हर जगह से लोग यहाँ पर आए हैं, हर जगह श्रद्धालु यहाँ पर आए हैं। गर्मी थोड़ी ज्यादा हुई है क्योंकि हम जानते हैं कि कल मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया था, हालांकि वो मुंबई, रायगढ़ और ठाणे जैसी जगहों के लिए था, लेकिन नासिक में भी इस वक्त गर्मी काफी तेज है। परिसर का मैं चाहूंगा एक बार आपको नजारा मेरे कैमरा पर्सन दिखा दें कि वो एग्जिट है जहां पे भी आपको दिख रहा होगा सिक्योरिटी के अरेंजमेंट है, महिलाओं के लिए बैठने की व्यवस्था की गई है, क्योंकि गर्मी तेज है तो उनको किसी तरह की दिक्कत ना हो उसके लिए जो है व्यवस्था जो है अतिरिक्त यहां पर की गई है। देर रात में 12 बजे में विशेष कार्यक्रम जो है वो रखा गया है, जो कि शादी का प्रॉपर जिस तरीके से शादी समारोह होता है उस तरीके का जो है समारोह जो है वो भी यहाँ पर जो है उसका जो जिस तरीके से शादी की परंपरा होती है उसको भी यहाँ पर किया जाएगा। कुल मिलाकर हर तरीके से जो है महाशिवरात्रि की धूम जो है इस वक्त नासिक के तरमकेश्वर में दिखाई दे रही है। बिल्कुल वो साफ तौर पर नजर भी आ रहा है, जो तस्वीरें लगातार आप साझा कर रहे हैं। हरिकेश का रुख करते हैं। हरिकेश, किस तरह की छठा वहां पर देखने को मिल रही है? भक्त बड़ी संख्या में वहां पर पहुंच रहे हैं। काशी विश्वनाथ में किस तरह की तैयारियां नजर आ रही हैं? गौरव, जैसा कि आप दिखा भी रहे थे कि मंगला आरती के साथ ही महाशिवरात्रि की जो दर्शन की शुरुआत है, श्रद्धालु जो खास तौर से जो महाकुंभ से पलट प्रवाह जो कहा जाता है उसके जो श्रद्धालु यहाँ पर भारी संख्या में आए हुए हैं, उनके लिए प्रशासन ने अच्छी व्यवस्था की है। साथ ही जो नागा साधु होते हैं उनका जो अंतिम पड़ाव आप कह सकते हैं वो काशी है। काशी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन है, तो जो नागा साधु हैं उनके लिए भी काशी विश्वनाथ ट्रस्ट ने एक अलग व्यवस्था की है कि वो निर्बाध रूप से जो है दर्शन कर सके बाबा विश्वनाथ के। जो जैसा योगेश बता रहे थे कि शादी की प्रक्रिया होती है, तो यहाँ पर पिछले जो परसों जिसको कह सकते हैं कल के पहले बाबा का विधिवत जो है हल्दी लगाई गई, जो विवाह की प्रक्रिया परंपरा है उसका निर्वहन करते हुए, और आज जब महाशिवरात्रि के दिन बाबा का मां पार्वती के साथ विवाह होगा तो वो चूंकि जैसे बाकी जगह प्रशासन ने व्यवस्था की है कि मंदिर जो है श्रद्धालु दर्शन कर सकें अच्छे से, और जो नियत समय है उस समय को कम कर दिया गया है। आधे घंटे के लिए ही केवल बंद किया जाएगा द्वार को रात में 12 बजे, और उसके बाद लगातार 48 घंटे तक बाबा श्रद्धालुओं को दर्शन देंगे। मैं अभी सारनाथ में जो सारंगनाथ मंदिर है, जिसको सारंगनाथ महादेव मंदिर कहते हैं, इसलिए यहाँ पर मैं खड़ा हूं कि ये बता सकूं कि ये जो बाबा के साले कहे जाते हैं सारंगनाथ जी, उनके साथ 2 शिव यहाँ पे लिंग हैं उपस्थित हैं। जो सारंगनाथ जी ने जब महादेव ने दर्शन दिया उनको, तो ये सारंगनाथ जी ने मांग की कि मेरा जो है आपके साथ नाम जुड़े, तो बाबा ने उनको आशीर्वाद दिया कि यहाँ पर जो मेरा स्वरूप होगा वो सारंगनाथ के साथ सारंगनाथ महादेव मंदिर के रूप में है। यहाँ पे एक श्रद्धालु आए हुए हैं। आप लोग, ये महाशिवरात्रि है, सारंगनाथ जी का जो दर्शन करते हैं, क्या महत्ता है यहाँ पे? यहाँ पे कहा जाता है कि ये पार्वती मैया का मायका है, और उनके भाई कहा जाता है कि उनके भाई जब उनके लिए गिफ्ट लेके आए थे तो उनकी आँख जो है विश्वनाथ मंदिर के सोने से चमक गया, तो वो अपने साले को आशीर्वाद दिए और यहीं पे कहे कि आप यहीं पे रहिए। और यहाँ पे गवना भी पार्वती माता का कुछ धूमधाम से एकदम होता है, शादी होगी फिर गवना होगा, ये सारी चीजें निश्चित तौर पर हरिकेश, ये जो तमाम श्रद्धालु हैं ये अपनी मनोकामना पूर्ण हो इसके लिए लगातार हम देख रहे हैं कि महाशिवरात्रि में बाबा भोले के दर पर पहुंच रहे हैं और वहां पर पूजा अर्चना भी करते हुए नजर आ रहे हैं। आप वहां पर नजर बनाकर रखिएगा, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया योगेश आपका, और साथ ही साथ हरिकेश आपका हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर में महाशिवरात्रि के मौके पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटी हुई है, और इस अवसर पर डीडी न्यूज संवाददाता मनीष वाजपेयी ने वहां का जायजा लिया। आइए आपको दिखाते हैं। ये महाकुंभ का पर्व है, सनातन का गर्व है। आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने ये क्या बोला।
जी हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हैं, क्योंकि मैं तो इस समय काशी में हूँ और आज महाशिवरात्रि का दिन है। महाशिवरात्रि का दिन यानी कि महाकुंभ का आखिरी स्नान पर, और महाकुंभ के आखिरी स्नान पर यहाँ पर हम देख रहे हैं पिछले कई किलोमीटर से लोग यहाँ पर आए हुए हैं और इस लाइन में यहाँ पर लगे हुए हैं। हम आपको दिखाना जरूर चाहेंगे कितनी लंबी लाइन लगी हुई है और बहुत ही श्रद्धा भाव के साथ लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर सेवा भाव का एक अनुपम उदाहरण यहाँ पर है। लोग घंटों से लाइन में लगे हुए हैं और इन लाइनों में लोगों को ये जल वितरण कर रहे हैं, जिससे जो बनता है आदमी वो करने की कोशिश करता है। यहाँ पर क्या कहना चाहेंगे, आज महाशिवरात्रि का दिन है। हर हर महादेव। बहुत अच्छे लग रहे हैं, हम लोग इस दिन इधर है और इस वाइब को हम लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं। इट्स अ ह्यूज नाइट टू बी हियर, इट इज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। The well-maintained city, it's been a proud privilege to be here. The police has been doing its really good job. Along with that, we have Seva Karyakartas who is providing us water, food. We're not feeling like we're standing in line from couple of hours, but yeah, बाबा जी का दर्शन करने के लिए आए हैं बैंगलोर से, एंड वी फील सो ब्लेस्ड एंड प्राउड। आप कब से लगे हुए हैं और कहाँ से आए हुए हैं? रोहतास जिला से आए हुए हैं। अच्छा, कितनी देर से लगे हुए हैं? 2 घंटे से। तो ये देखिए, मैंने बताया ना, कोई 2 घंटे से, कोई 1 घंटे से, कोई 4 घंटे से लाइन में लगा हुआ है। काशी में आप हैं तो वाकई आपके अंदर जो ऊर्जा का स्तर है ना, उसका संचार इस कदर होता है कि आप खुद महसूस करते हैं कि यहाँ की आबो हवा में कुछ न कुछ तो जरूर है। हम इस समय श्री आदि मंदाकिनीश्वर महादेव मंदिर मैदानी वाराणसी के ठीक सामने खड़े हुए हैं और यहाँ पर लंबी कतार हम पीछे छोड़ के आए हैं और एक लंबी कतार आगे भी जा रही है और लगभग 1.5 किलोमीटर का भी सफर और तय करना, तब कहीं जाके हम काशी विश्वनाथ मंदिर में पहुंच पाएंगे। मनीष बाजपेयी, डीडी न्यूज, काशी। और महाशिवरात्रि के अवसर पर अयोध्या में भगवान शंकर के नागेश्वर नाथ के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती है। इसके साथ ही ड्रोन के माध्यम से भी निगरानी रखी जा रही है। यहाँ के प्रशासन ने सभी मंदिरों में बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है। जिस हिसाब से भीड़ है, किसी भी भक्तों को कोई दिक्कत नहीं हो रही है, सबको बढ़िया दर्शन हो रहे हैं बाबा के। हम लोगों ने भी मतलब पूजा आरती करी है, बढ़िया एकदम हो गया है। बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया, बहुत बड़ी व्यवस्था है, बहुत बढ़िया है। नागेश्वर नाथ का बहुत बड़ा फल है चढ़ाने का। आज महाशिवरात्रि है, आज महाकाल का। यहाँ अयोध्या में जो भगवान भोलेनाथ नागेश्वर नाथ जी बैठे हुए हैं, यहाँ भगवान शैव रूप में नहीं बैठे हुए हैं, वैष्णव रूप में बैठे हुए हैं और सभी भक्तजनों के जो भी मनोवांछित फल रहता है उसको वैष्णव रूप में ही पूरा करते हैं। शिवरात्रि के पावन पर्व पर महादेव देवाधिदेव भोलेनाथ का जलाभिषेक कर और यहाँ की व्यवस्थाएं इतनी सुचारू रूप, शासन और प्रशासन को बहुत बहुत मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। नित्य सनातन की ये प्रक्रियाएं चलती रहे हमारे सरकार की, और ये सरकार के द्वारा उठाया गया बहुत उचित और बहुत उत्तम व्यवस्थाएं हैं। शिवरात्रि का दिन है, बहुत अच्छा दिन है। आज शिवरात्रि के दिन आज हमारी खुशियाँ मनाई जा रही है और बढ़िया पूजन किया जा रहा है। यहाँ हमने वहाँ पे शिव जी के यहाँ पे पूजा की है, शिवलिंग पर नागेश्वर नाथ महाराज की। बहुत भीड़ है लेकिन अगर कुछ पाने हैं तो कुछ खोना तो पड़ता ही है। देखो भीड़ तो सहनी पड़ेगी अगर जल चढ़ाना है तो, इसलिए भीड़ तो सही थोड़ी सी मुश्किल पड़ी लेकिन फिर भी अच्छा लगा बहुत। महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु सरयू जी में स्नान के उपरांत नागेश्वर नाथ मंदिर में दर्शन के लिए आ रहे हैं। इस चीज़ को दृष्टिगत रखते हुए हमने क्षेत्र को कई जोन एवं सेक्टर में विभाजित कर रखा है। साथ ही हमने लगभग 14 टॉप डाउन बैरियर्स लगा रखे हैं जो कि भीड़ के हिसाब से हम इसे एक्टिवेट करेंगे। साथ ही जगह जगह पर हमने CCTV कैमरे हमारे जो पहले से इंस्टॉल्ड हैं और साथ में हम ड्रोन कैमरों से भी निगरानी करें। और वहीं महाशिवरात्रि के अवसर पर जूना अखाड़ा के वरिष्ठ महामंडलेश्वर स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी ने संदेश दिया है। देखिए। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर पूरे देशवासियों को, विश्व के समस्त आध्यात्म के साधकों को बहुत बहुत शुभकामना। महाशिवरात्रि का पावन पर्व सभी को मंगल हो। आज का दिन बड़ा पवित्र दिन है। ये सामान्य रात्रि नहीं, ये महाशिवरात्रि है। देवादिदेव महादेव ज्योति रूप में शिवलिंग
हमारे अंदर विराजित है उसका ध्यान करते हुए ओम नमः शिवाय जपें। भगवान शिव जैसा अवडरदानी कोई दूसरा देव नहीं है। ये देवों के भी देव महादेव हैं, काल के भी काल महाकाल हैं। भगवान शिव की आराधना सदैव कल्याणकारी होती है। और नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू उज्जैन के महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में सुबह की आरती में शामिल हुए। उन्होंने भगवान महाकाल की आराधना कर आशीर्वाद लिया। और वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं। Keeping our earth green forever is in our hands only. That's why I prefer CBG for my car. CBG is compressed biogas made from waste materials. It is a highly efficient renewable resource that has reduced carbon emission rates. Less carbon emission means lesser harmful impact on the planet. Use CBG. It is cleaner, greener and safer. जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। केंद्रीय गृह मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता अमित शाह आज कोयम्बटूर में पार्टी के कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। कोयम्बटूर के पीलामेडु में वे 3 भाजपा जिला कार्यालयों का उद्घाटन करेंगे। ये भाजपा कार्यालय कोयम्बटूर, तिरुवन्नमलाई और रामनाथपुरम में शुरू होंगे। अमित शाह कल रात कोयम्बटूर पहुंचे। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन और राज्य के भाजपा नेताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। आज वे रात कोयम्बटूर के पास ईशा केंद्र में आयोजित महाशिवरात्रि समारोह में भी भाग लेंगे और इसके बाद गृह मंत्री गुरुवार को दिल्ली के लिए रवाना होंगे। एडवांटेज असम 2.0 का आज दूसरा दिन है। इस शिखर सम्मेलन के दौरान 8 फोकस सेक्टर में से एक है फ्रेग्रेंस एंड फ्लेवर्स। ऐसे ही एक मेड इन असम की खुशबू पूरी दुनिया में बिखेरने वाले उद्यमी ने डीडी न्यूज को बताया कि अगरवुड की तस्करी को रोकने से राज्य को बड़ा फायदा होने जा रहा है। फर्स्ट आसाम का परफ्यूम जो ऊद बेस्ड परफ्यूम हमने डेवलप किया, आज आप खुशी होंगे, जितना लोग आए हैं, जितना मेहमान आए हैं, आज ये लोग हमारा परफ्यूम देखे बहुत खुशी जाहिर किया है, क्योंकि वो लोग को पता नहीं था कि आसाम में भी परफ्यूम बनता है। सबको परफ्यूम बोले तो आपका फ्रांस, इटली, दुबई, दुनिया का बाहर का चीज़ याद आता है, लेकिन आज वो लोग जब पहली बार अपना आँख से अपना जो परफ्यूम आसाम में देखा, मेक इन आसाम, बहुत खुश हुआ और ताज्जुब भी हुआ कि आसाम में भी बन सकता है। एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। तो ऊद परफ्यूम पूरा दुनिया को पता है और पूरा दुनिया का लोग इसको यूज़ करते, इस्तेमाल करते हैं, और जो ऊद आसाम का है ये बेहतरीन है, सबसे टॉप ऊद है। तो ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है और हमने सरकार को पूरा सपोर्ट किया। एडवांटेज असम 2.0 के दौरान असम के उत्पादों की एक ही छत के तले प्रदर्शित करने की कोशिश की जा रही है। असम पवेलियन में ODOP का स्टॉल निवेशकों को खूब लुभा रहा है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की योजना के साथ असम के करीब 40 लाख महिलाओं की आजीविका जुड़ी हुई है और इनमें से 8.5 लाख महिला उद्यमी लखपति दीदी भी बन चुकी हैं। एडवांटेज असम 2.0 में सबसे खूबसूरत स्टॉल है। यहाँ पर ODOP यानी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का, वैसे तो ये 34 ज़िले हैं, लेकिन आप देखिए 40 से ज़्यादा जो प्रोडक्ट्स हैं 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत यहाँ पर शोकेस किए गए हैं। और ये आसाम की विरासत और विकास दोनों को एक साथ दिखाता है, किस तरह से अलग अलग ज़िलों में फूड प्रोडक्ट्स के साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स और फूड एंड बेवरेजेस के साथ साथ बहुत ही खूबसूरत कलाकृतियाँ भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। हमारे साथ निबोधन दास पटवारी जी हैं, जो कि आपको बताएंगे कि जो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है उसमें कितने लोग जुड़े हैं। निबोधन जी, बहुत धन्यवाद। ODOP से कितने लोग अभी तक जोड़ पाए हैं आप? In Jerusalem, we have 40 lakh of women with us. They are all self-help group members. And if we see, we have 35 districts in Assam. And
we have 35 products under ODOP and 40 products under GI. So all these women are actively associated producing such products, and we are searching for a better marketplace so that these self-help group members can sell their products in a effective way. तो जिस तरह से निवेदन जी ने बताया कि करीब 40 लाख लोग यहाँ के चाय के बागानों में काम करते हैं और उतनी बड़ी संख्या है जो कि नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के साथ जुड़े हुए हैं, इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? ODOP को आप कैसे बाजार देंगे? आप हिंदी में बता पाएँ कि कैसे ज़्यादा बेहतर बाजार देने की कोशिश की जा रही है और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा गाँव के लोगों तक पहुँचे, उस पर कैसे काम कर रहे हैं आप? We have approached NABARD for giving us 40 rural marts so that these self-help group ladies, they can sell their products there, and we are planning to have rural huts, weekly huts, so that these huts are specific for self-help group products and they can sell their products. So PNRD department is working on that so that all the self-help group products, ODP products and GI products can be sold in daily huts, in rural marts, even in the malls that are in Guwahati. कितने SHGs को अभी तक आप लोग लखपति दीदी बना पाएंगे हैं और अभी तक आगे का लक्ष्य क्या है? Out of 40 lakh, we have already 8.5 lakh women who are Lakhpati didis, and out of that 20 are millionaire didi who are having annual income more than 10 lakh. बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख रहे हैं लखपति दीदी का जो कार्यक्रम जिस पर लगातार फोकस है, 3 करोड़ लखपति दीदी बनानी है और यहाँ पे 8.5 लाख जो लखपति दीदी हैं पहले ही बन चुकी हैं। तो इस तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं वो अब उनको एक वैश्विक बाजार मिल रहा है और एडवांटेज असम इसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त मंच साबित हो रहा है। कैमरामैन उत्तम सिंह के साथ अजय मिश्र, DD न्यूज़, गुवाहाटी। अलीगढ़ के घनश्यामपुरी इलाके के नेहरू पार्क के लोग भी इस वक्त हलकान हैं, क्योंकि जिस सरकारी पार्क पर उनके बच्चे खेलते थे उस पार्क पर भी वक्फ बोर्ड ने अपना कब्जा दिखाया है, लेकिन जांच में वक्फ का ये दावा झूठा पाया गया। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में खासा रोष है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमरेंद्र गुप्ता ने घनश्याम नगर के स्थानीय निवासियों से बातचीत की है और जिनका कहना है कि इस मामले में प्रशासन को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। पिछले काफी समय से शिकायतें मिल रही थी कि हिंदू बाहुल क्षेत्रों की जो जमीनें हैं उस पर वक्फ बोर्ड कब्जा कर रहा है और उस जांच में इस बात की पुष्टि भी हुई जिसमें 1216 संपत्तियां ऐसी थी जो वक्फ बोर्ड ने कब्जा की हुई थी। जिस पार्क में आप यहाँ के स्थानीय हैं, ये तो आपके रिकॉर्ड में आपका पार्क है, लेकिन इसको वक्फ बोर्ड अपनी बता रहा है। 7 साल से यह पार्षद हूं और एक भी वोटर कोई या मुस्लिम नहीं है। ये कांग्रेस के टाइम पे, मैं कह रहा हूं कांग्रेस को क्या हो गया, विपक्षियों को क्या हो गया, उनकी सरकार के टाइम पे ये सरकारी पार्क है और इसमें नेहरू जी का मूर्ति लगी हुई है, उनके नाम पे ये पार्क है। इसमें सरकारी ट्यूबवेल है, मंदिर है, सारे ये सब नगर निगम ने काम कराया है। केवल एक साजिश है वक्फ के नाम पर अधिक से अधिक संपत्तियों को अपनी बताना। 1948 का मेरा जन्म है, तब से मैं यहाँ पे रह रहा हूँ और देख रहा हूँ कि मतलब एक भी घर मुसलमानों का नहीं है। इस एरिया, पूरे टोटल एरिया में कोई घर नहीं है, कोई वोटर नहीं है, तो ये उनका कब्रिस्तान कैसे दर्ज हो गया? ये सरकार की विपक्षी लोगों की साजिश है। अलीगढ़ की विधानसभा की बात करें तो कोल गवाना में भी ऐसी प्रॉपर्टी है। ओवरऑल किस तरह का डेटा निकल के आया है? तहसीलों की बात की जाए तो 1216 संपत्तियां ऐसी हैं जो कि सरकारी हैं और उनको वक्फ में भी वो संपत्तियां इस तरह की हैं कि जो कब्रिस्तान और ईदगाह में दर्ज हैं। तो ये बहुत ही गलत है और मुझे लगता है कि इस पर जांच होनी चाहिए। हिंदू क्षेत्रों में खासा रोष है और जिस तरह से लगातार वक्फ बोर्ड जो उन भूमि को, जो हिंदू बाहुल क्षेत्रों की भूमि है, मंदिर के आसपास की भूमि है, पार्क की भूमि है, उनको भी कब्जा दिखा रहा है, लेकिन उनके झूठ की कलई प्रशासन की जांच के बाद खुल चुकी है। तो ये चाह रहे हैं कि हमारी जमीन ना पार्क को छीना जाए, ना किसी चीज से अतरोज हो। मेरा मकान यहाँ 73 साल पुराना है और मेरे दादाजी के टाइम का है और तब से अब तक जो जितने बैनामे हो रहे हैं इस क्षेत्र में वो सरकारी रिकॉर्ड में, अगर वक्फ बोर्ड की होती सरकारी रिकॉर्ड में बैनामे हो कैसे सकते थे आगे, तो इसका तो विरोध होगा ही होगा। सरकारी संपत्तियों को वक्फ कब्जा कर रहा है और उसके झूठ की कलई सामने आ रही है। अलीगढ़ से कैमरामैन अरमान के साथ अमरेंद्र गुप्ता, DD न्यूज, अलीगढ़। और वहीं अलीगढ़ के अचलताल इलाके में महाभारत कालीन मंदिर के वो स्थल हैं जहां पर तकरीबन 150 मंदिर हैं। इस जगह को मंदिरों की नगरी के तौर पर भी जाना जाता है, लेकिन वक्फ बोर्ड ने न सिर्फ इस मंदिर परिसर बल्कि अचलताल सरोवर को भी अपनी संपत्ति करार दिया है। अलीगढ़ के अचलताल के इस मंदिर पर स्थानीय लोगों से बात की हमारे सहयोगी अमरेंद्र गुप्ता ने।
अक्सर वक्फ बोर्ड दूसरों की संपत्तियों पर मनमाने तरीके से कब्जा करके अपना बताता है और अलीगढ़ में वक्फ बोर्ड ने इस पूरे एरिया पर अपना कब्जा बताया है और कब्जे में इस भूमि को शमशान भूमि बताया है। मान जी, वक्फ कहता है ये उनकी शमशान की भूमि है जबकि सनातनों की भूमि है, मंदिरों का क्षेत्र है। किस तरह का आक्रोश है? आक्रोश तो होगा ही, क्योंकि अचल सरोवर 5200 वर्ष पुराना है, द्वापर काल से है। तो महाभारत काल से जो सरोवर है उसको वक्फ बोर्ड अपने आप बता रहा है जो कल परसों बना हुआ है। कुछ सैकड़ों साल और 2-3 मंदिर तो हजारों साल पुराने हैं महाभारत काल से। तो निश्चित रूप से हिंदू समाज की पुरानी धरोहर है, उसको अगर वक्फ बोर्ड अपने कब्र बता रहा है, कब्रिस्तान बता रहा है, तो शर्म करना चाहिए उनको, कब्र वालों को, और यहाँ डूब के मर जाएं, अपनी कब्र बना लें। और यहाँ अगर उन्होंने गंदी निगाह करी है तो निश्चित रूप से अब वक्फ बोर्ड की कब्र खुदने ही वाली है। यहाँ अपने महंत जी के बाबा ने भी इस मंदिर में सेवा की है और उनके दादा परदादाओं ने भी ये बताया है कि यहाँ शुरू से ही मंदिर और ये जो सरोवर है। देखिए, अगर हम केवल अलीगढ़ की बात करें तो अलीगढ़ में 14-15 मंदिर हम लोगों के द्वारा चिन्हित किए गए हैं जो वक्फ बोर्ड और मुस्लिमों के कब्जे में हैं, जिसमें से हम 4 मंदिरों को कब्जा मुक्त करा चुके हैं और अन्य पर कार्रवाई जारी है। हमारी संपत्तियों पर नजर डाला लें। 1216 संपत्ति उनकी नहीं है जिस पर दावा है। आगे किस तरह का विरोध प्रदर्शन या किस तरह की मांग आपकी? अलीगढ़ प्रशासन ने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया है। 1768 में से 1200 जो है सरकारी संपत्ति है। इससे बड़ा तमाचा हो नहीं सकता है। अब रही बात क्या करने की, रोडों पर उतरेंगे, इनका जो है ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। लगातार जिस तरह से वक्फ बोर्ड उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहा है और अपना करार दे रहा था, उनके झूठ का पुलिंदा इस समय खुल चुका है और अब लोगों की मांग है कि वक्फ बोर्ड के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। कैमरामैन अरमान के साथ अमरेंद्र गुप्ता, डीडी न्यूज, अलीगढ़। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज पहली कैबिनेट बैठक बुलाने वाले हैं ताकि अपने एजेंडे को वे आगे बढ़ा सकें। अब तक उनके अधिकांश नामांकितों की कांग्रेस द्वारा पुष्टि हो चुकी है। बैठक में सरकारी दक्षता विभाग के प्रमुख एलन मस्क भी इसमें शामिल होंगे, जिन्होंने हजारों संघीय कर्मचारियों को नौकरी से निकालने की मांग की है। चैंपियंस ट्रॉफी में ग्रुप बी के मुकाबले में आज लाहौर में अफगानिस्तान और इंग्लैंड के बीच मुकाबला खेला जाएगा। दोनों टीमों के लिए यह मुकाबला करो या मरो जैसा है। जो टीम आज मैच हारेगी वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी। नागपुर में आज से रणजी ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला विदर्भ और केरल के बीच खेला जा रहा है। मैच में केरल ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। घरेलू परिस्थितियों के बीच पूर्व चैंपियन विदर्भ का पलड़ा केरल के खिलाफ भारी है। विदर्भ की नज़र तीसरी बार खिताब जीतने पर है, जबकि पहली बार फाइनल में पहुंची केरल की टीम भी एड़ी चोटी का जोर लगाने के लिए तैयार है। हांगझू एशियन गेम्स में रोइंग से भारत को पदक दिलाने वाले अर्जुन लाल जाट की नज़र अब अगले एशियन गेम्स पर है। अर्जुन के मुताबिक उनकी कोशिश रहेगी कि वो जापान में होने वाले एशियन गेम्स में अपने पदक के रंग को स्वर्णिम रंग देने में कामयाब रहें। हालांकि पिछले कुछ समय से अर्जुन चोट की समस्या से जूझते रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ रोइंग के मशहूर खिलाड़ी अर्जुन लाल जाट हैं। आइए उनसे उनकी तैयारी के बारे में पूछते हैं और साथ ही साथ जानते हैं कि वो अगले एशियन गेम्स को लेकर के किस तरह से खुद को तैयार कर रहे हैं। अर्जुन, अब हमने हांगझाओ एशियन गेम्स में देखा था, आपका सिल्वर मेडल आया था। अब जापान में अगले एशियन गेम्स हैं, उसको लेकर क्या कुछ तैयारी है? नमस्ते सर, मैं ओलंपियन और एशियन गेम मेडलिस्ट अर्जुन लाल जाट। मैं अभी कुछ दिन से प्रैक्टिस से थोड़ा दूर हूँ। मेरे बैक में इंजरी है और जैसे ही मेरी बैक में इंजरी ठीक हो जाएगी तो मैं जल्दी तैयारी स्टार्ट करूंगा और जो जापान में एशियन गेम हो रहे हैं उनके लिए मैं बेहतर प्रैक्टिस करूंगा और अच्छे से अच्छा मेडल लेके आऊँगा देश के लिए। अर्जुन, आप किस तरह से देखते हैं रोइंग के खेल में कितना बदलाव आया है और जो आपके मेडल आए उसके बाद से एक किस तरह का चेंज जो है वो देश में अब रोइंग के खेल को मिल रहा है? अभी पहले हमारे गेम को कोई इतना पॉपुलर था नहीं और अभी जैसे एशियन गेम में मेडल आए तो हमारे गेम में बहुत बदलाव आया और जैसे भारत सरकार भी और टॉप्स और साई भी हमारे को बहुत सपोर्ट कर रही है। जैसे मैं भी 4 साल से टॉप्स में था तो उससे भी हमारे को बहुत फ़ायदा मिला और आगे भी और भी अच्छा करेंगे सर। प्रधानमंत्री जिस तरह से खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करते हैं, साथ ही साथ फिट इंडिया को लेकर के, फिटनेस को लेकर के जो हमेशा मंत्र देते हैं, ऑब्सिटी से किस तरह से बच सकते हैं खिलाड़ी, उसको लेकर जिस तरह की बातें करते हैं, उस सब के बारे में क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री जी जैसे हम गेम खेलने जाते हैं, जैसे टोक्यो ओलंपिक खेलने गए थे, उससे पहले भी हमारे को बुला के वो दिया था, शाबाशी दी थी और
खेल के आने के बाद में भी हमारे को बुलाया, तो हमारे को बहुत अच्छा लगता है जैसे वो बुलाते हैं। तो अभी नेशनल गेम्स आयोजित हुए थे, उसमें डिफरेंट जो गेम्स थे वो देखने को मिले, रोइंग भी उसका एक पार्ट था। तो किस तरह से देखते हैं एक नेशनल लेवल पे किस तरह का चेंज आ रहा है? अभी जैसे जैसे धीरे धीरे बहुत बदलाव आ रहा है नेशनल गेम्स में भी, जैसे गोवा में भी, गुजरात में भी, अभी इधर उत्तराखंड में भी हुआ था, तो बहुत चेंजमेंट आ रहा है नेशनल गेम्स में भी। बहुत बढ़िया लग रहा है हमारे को सर। बाकी बहुत शुक्रिया। तो ये है अर्जुन लाल जाट, जिनका साफ तौर पर कहना है कि फिटनेस एक इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है और इस तरह का जो अभियान होता है वो उसको एक नई गति भी देता है। कैमरामैन कुमार दत्ता के साथ मैं गौरव कुमार, DD न्यूज़, दिल्ली। 19वीं वायुसेना नागरिक अंतर कमान टूर्नामेंट वायुसेना स्टेशन नई दिल्ली में वायु भवन नई दिल्ली स्थित AFCSB के तत्वाधान में आयोजित किया गया। टूर्नामेंट में कुल 8 टीमों ने भाग लिया। कल मुख्यालय अनुरक्षण कमान और मुख्यालय पश्चिमी वायु कमान के बीच फाइनल मैच खेला गया। देखिए DD न्यूज संवाददाता विशाल बैरस्टो की ये खास रिपोर्ट। फाइनल मुकाबला मेंटेनेंस कमान और वेस्टर्न एयर कमान के बीच खेला गया। एक रोचक मुकाबले में मेंटेनेंस कमान ने फाइनल मैच 3-0 से अपने नाम कर ट्रॉफी पर कब्जा जमाया। 3rd ईयर से ट्रॉफी जीत रहे हैं और लास्ट फाइनली अभी जो ट्रॉफी हमारे मेंटेनेंस कमान में जाएगी और कंटिन्यू हमारे तीसरा ईयर था जीतने का। सभी टीम वालों ने, हमारे कोचेस ने, सबने बहुत सपोर्ट किया, बहुत मेहनत करी है और उसके बाद फाइनल रिजल्ट आप लोगों के सामने है। सो आगे हम लोग भी ट्राई करते रहेंगे फ्यूचर में कि यही सेम रिजल्ट के साथ में हम कैरी करें। मैच के मुख्य अतिथि रहे एयर मार्शल S शिवा कुमार ने कहा कि एयरफोर्स सिविलियन स्पोर्ट्स बोर्ड तीनों सेनाओं में अपनी तरह का पहला और अनूठा बोर्ड है। Civilian Sports Control Board is one of the oldest civilian sports control board, and they have been doing very good service as far as bringing up sports facilities for the civilians, encouraging them to participate in various events, और जो events hold करते हैं every year they've been conducting it very regularly and giving good incentive to those who are playing and participating in these games. एयरफोर्स सिविलियन स्पोर्ट्स बोर्ड का उद्देश्य सिविलियंस को फौज से जोड़े रखना है। जो भी हमारे एम्प्लॉयज हैं उनको प्रोत्साहन देने के लिए, उनको एक प्रेरणा का स्रोत और उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए इस पर्टिकुलर बोर्ड का आयोजन किया गया। उसी लाइन पे आयोजन किया गया जैसा कि एयरफोर्स अपने पर्सनल के लिए करता है। टूर्नामेंट में 8 टीमों के बीच 7 दिन तक वॉलीबॉल के मुकाबले हुए, जिसमें वेस्टर्न एयर कमान दूसरे नंबर पर रहा। कैमरामैन संजीव और प्रवीण के साथ विशाल बैरिस्टो की रिपोर्ट, DD न्यूज़, दिल्ली। एक तरफ चैंपियंस ट्रॉफी में जहां भारतीय क्रिकेट टीम शानदार प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है, वहीं भारतीय डेफ क्रिकेट टीम भी तैयार है दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 त्रिकोणीय सीरीज खेलने के लिए। ये त्रिकोणीय श्रृंखला 2 मार्च से शुरू होने वाली है। भारतीय डेफ क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष सुमित जैन का कहना है कि त्रिकोणीय सीरीज को लेकर टीम उत्साह से भरी हुई है। हमारा मकसद है कि हमारे जो मैचेस होने वाले हैं, अभी तक हमने कई सारे ऐसे इंटरनेशनल खेल खेले हैं। हम नहीं चाहते कि सिर्फ 6 महीने 3 महीने में हो, हम चाहते हैं कि हमारे मैचेस जो हैं वो होते रहने चाहिए। हमने बात किया ऑस्ट्रेलिया से, साउथ अफ्रीका से कि आप आना चाहेंगे क्या हम ट्राई नेशन सीरीज़ करें, हम होस्ट करना चाहेंगे। उन्होंने बोला हाँ। वो बहुत ज़्यादा उत्साहित हुए कि हाँ हम ज़रूर आएंगे, हम मैच ज़रूर खेलना चाहेंगे। भारतीय डेफ क्रिकेट टीम के कोच सुशील गुप्ता और टीम के कप्तान वीरेंद्र सिंह का मानना है कि आगामी मुकाबलों के लिए टीम तैयार है और टीम की कोशिश पिछले मुकाबलों के प्रदर्शन को दोहराने की होगी। सभी का हमें साथ मिलता है, सभी पॉजिटिव माइंडसेट से एक ही सभी का प्रयास होता है कि हम अपनी टीम को जिताएं। जैसे कि आपने देखा होगा, अभी श्रीलंका जब द्विपक्षीय सीरीज खेलने आई थी तो उस दौरान हमने 5-0 से श्रीलंका को हराया है। तो वो सब हमारे टीम मेंबर्स और हमारे खिलाड़ियों का, स्पेशली खिलाड़ियों का ही योगदान है, जिसकी वजह से हम सीरीज जीत पाए हैं। मैच खेलने के लिए बिल्कुल सही है और हमारा 2 से 8 मार्च को मैच होने वाला है ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का और इंडिया। ये एक ट्राई नेशन सीरीज़ है। यहाँ पे हमारे जो साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से टीम आ रही है और यहाँ पे हम मैच होस्ट कर रहे हैं। भारत, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच आगामी त्रिकोणीय T20 सीरीज को लेकर भारतीय डेफ क्रिकेट टीम में उत्साह का माहौल है। त्रिकोणीय श्रृंखला के लिए कितनी तैयार है टीम, इस पर हमारे संवाददाता सुशील कुमार से बात की है टीम के कोच देवदत्त ने। भारतीय डेफ क्रिकेट टीम साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ त्रिकोणीय श्रृंखला में भिड़ने के लिए तैयार है। प्रैक्टिस जारी है, हम देख सकते हैं। और इस वक्त हमारे साथ टीम के हेड कोच देवदत्त जी मौजूद हैं। देवदत्त जी, क्या तैयारी रहेगी इस बार टीम की और क्या शेड्यूल होगा, इसके बारे में बताएं।
हमारा टीम की पूरी तैयारी है। अभी हमने 5 लड़के नए आए टीम में जुड़े हुए हैं, तो हमारी कोशिश रहे ट्रायंगुलर सीरीज़ है जो हम ये टीम जीते, इंडिया टीम ये जीते। हमारा पहला मुकाबला साउथ अफ्रीका से है। साउथ अफ्रीका एक अपने आप में अच्छी टीम है, हम 2-3 बार उनसे खेले हैं, तो हमारा चैलेंज ये रहेगा कि हमने सारे मैचेस जीतने हैं और ये टूर्नामेंट उठाना। जी बिल्कुल, हमारे होम ग्राउंड पे मुकाबले हैं, जाहिर तौर पर टीम आत्मविश्वास से भरी होगी। क्या कुछ बदलाव भी देखने को मिलेंगे इस बार? बदलाव हैं, अभी हमने 1-2 ओपनर रखे हैं, जम्मू कश्मीर से बच्चा रखा है, ऑलराउंडर के तौर पर ही है। और एक लड़का ऑलरेडी अंडर 19 कूच बिहार बोर्ड ट्रॉफी खेल के आया अंडर 19, उसको हमने पहली बार इंडियन टीम में मौका दिया है। तो उम्मीद हमारी पुलिया जो हमारा जैसे ग्रासी विकेट है, तो ग्रासी विकेट के हिसाब से हमने ज़्यादा जो फास्ट बॉलर को ही मौका दिया जाएगा, और हम ये चाहेंगे जो फास्ट बॉलिंग के साथ साथ वो बैटिंग भी कर सके, उस जो प्लेइंग 11 में उस प्लेयर को मौका दिया जाएगा। अच्छा, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारतीय डेफ टीम का जो रिकॉर्ड है वो बेहतर रहा है। पहले जो मुकाबले हमने देखे उसमें टीम काफ़ी प्रभावी ढंग से निपटी है। अगर हम प्लेयर्स की बात करें तो कौन कौन से प्लेयर हमारे जो है एक अहम भूमिका निभाने वाले हैं? संतोष बच्चा है जो उड़ीसा से पिछला टूर्नामेंट की उसने अच्छी परफॉर्मेंस की, जो श्रीलंका से हम जीते थे। तो अभी एक शोभित लड़का है, 2-3 लड़के हमारे ऑलरेडी कप्तान वीरेंद्र, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चे हैं, कुलदीप है, नायडू है, साई आकाश इस बार हमारा टीम के साथ नहीं जुड़ पाया, तो हमारा ओपनर बैट्समैन वाइस कैप्टन। टीम हमारी इस समय बेस्ट है, पर हमने दूसरी टीम को लाइटली नहीं लेना और कोशिश है टूर्नामेंट हम जरूर जीतें। जी बिल्कुल, दूरदर्शन से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम देख सकते हैं पीछे हमारे भारतीय डेफ क्रिकेट टीम अपने तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगी हुई है, और कोशिश यही रहेगी टीम की जो पिछले प्रदर्शन है उनको दोहराते हुए एक बार फिर से दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया को धूल चटाई जाए। सुशील कुमार, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और वहीं आज प्रसिद्ध क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर की पुण्यतिथि है। उनकी पुण्यतिथि पर आप देखिए ये रिपोर्ट। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के अग्रिम पंक्तियों के सेनानी और प्रखर राष्ट्रवादी नेता विनायक दामोदर सावरकर का जन्म 28 मई 1883 को हुआ था। हिंदू राष्ट्र की राजनीतिक विचारधारा को विकसित करने का बहुत हद तक श्रेय सावरकर को ही जाता है। वे न सिर्फ स्वाधीनता संग्राम के एक तेजस्वी सेनानी थे, बल्कि एक महान क्रांतिकारी, चिंतक, लेखक, कवि, ओजस्वी वक्ता और दूरदर्शी राजनेता भी थे। सावरकर को एक ऐसे इतिहासकार के रूप में भी जाना जाता है जिन्होंने हिंदू राष्ट्र की विजय के इतिहास को प्रामाणिक ढंग से लिपिबद्ध किया। उन्होंने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की सनसनीखेज व खोजपूर्ण इतिहास लिखकर ब्रिटिश शासन को हिलाकर रख दिया था। सावरकर को प्राय वीर सावरकर के नाम से भी जाना जाता है। 1904 में उन्होंने अभिनव भारत नामक एक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। 1905 में बंगाल के विभाजन के बाद उन्होंने पुणे में विदेशी वस्त्रों की होली जलाई। नासिक जिले के कलेक्टर जैक्सन की हत्या के लिए नासिक षड्यंत्र कांड के अंतर्गत इन्हें 7 अप्रैल 1911 को काला पानी की सजा पर सेल्युलर जेल भेजा गया। इन्हें यहाँ कोलू में बैल की तरह जूत कर सरसों व नारियल आदि का तेल निकालना होता था। सावरकर 4 जुलाई 1911 से 21 मई 1921 तक पोर्ट ब्लेयर की जेल में रहे। जेल में उन्होंने हिंदुत्व पर शोध ग्रंथ लिखा। 1921 में मुक्त होने पर वे स्वदेश लौटे और मार्च 1925 में उनकी भेंट राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार से हुई। डॉक्टर हेडगेवार से प्रभावित होकर सावरकर जीवन भर अखंड भारत के पक्ष में रहे। 26 फरवरी 1966 को मुंबई में उनका देहांत हो गया, लेकिन स्वाधीनता संग्राम के इस तेजस्वी सेनानी की स्मृतियां आज भी देश के लोगों के दिलों में मौजूद हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़।